नमस्ते बच्चों, आपका तीसरे अध्याय में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना, यानी कि इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुभुज और चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुजों के प्रकार, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन चीज देखेंगे वक्र और समतलीय वक्र। इनमें से कुछ अपने को परिभाषाएं जो शब्द है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन एक चीज को के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं समतल। एक चीज तो अपन देखेंगे समतल, समतल देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि वक्र क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वक्र, ये कुछ शब्द हैं उनसे परिचय करेंगे अपन। और उसके बाद में देखेंगे कि समतलीय वक्र क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि समतलीय वक्र क्या होता है, समतलीय वक्र क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे सरल वक्र क्या होता है, सरल वक्र देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि बंद सरल वक्र क्या होते हैं। ये कुछ शब्द है जो हम देखेंगे, इससे हमें वक्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समतल क्या होता है। समतल, समतल यानी कि जो एकदम समान हो। जैसे कि ये बोर्ड है, ये एक जैसा एकदम समान है, उबड़ खाबड़ नहीं है। ठीक है, ये एक तल है। इस तरह जैसे कि कॉपी का जो पेज होता है वो एकदम समतल होता है, इस तरह की जो चीज होती है उसको हम समतल कहते हैं। यानी ऐसा तल जो कि उभरा हुआ नहीं हो, एकदम समान हो सभी जगह से, वो समतल होता है। तो हमें समतल समझ में आ गई। उसके बाद में शब्द देखते हैं वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र कोई भी जो मैं एक किसी प्रकार की जो मैं रेखाओं से या कुछ भी ऐसे खींचकर मैं जो कोई भी आकृति बना देता हूं, तो ये वक्र है। जैसे मैंने ऐसा बना दिया, ये भी एक वक्र है। ऐसा बना दिया मैंने, ये भी एक वक्र है। ऐसा मैंने कुछ बना दिया, ये भी वक्र है। यानी कि कुछ बिंदुओं को इस तरह से मिला दें हम कोई भी, और उनसे जो आकृति बनती है वो क्या होती है? वक्र होती है किसी भी प्रकार की। और यहाँ साधारण भाषा में कहें तो कोई भी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है वो वक्र होती है। ठीक है, वक्र समझ में आ गया। किसी भी प्रकार की आकृति जो बनती है वो वक्र होती है। ठीक है, ये दो चीजें अपने को समझ में आ गई। अब तीसरा जो शब्द आता है वो होता है समतलीय वक्र। समतलीय वक्र क्या होता है? समतलीय वक्र यानी जो समतल पर जो वक्र बनाते हैं अपन, समतल पर जो वक्र बनाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? जैसे इस बोर्ड पर मैं वक्र बनाऊंगा तो वो समतलीय वक्र होगा। यानी किसी समतल पर जो अपन वक्र बनाते हैं वो समतलीय वक्र होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सरल वक्र। देखिए, सरल वक्र वो होता है जो खुद को काटता नहीं है। जैसे कि ऐसा मैंने एक वक्र बना दिया, ये खुद को देखो यहां से काट रहा है। ठीक है, लेकिन ये वक्र है, ये वक्र है, ये वक्र खुद को नहीं काट रहा। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये वक्र खुद को नहीं काट रहा। तो ये दोनों वक्र क्या है? ये सरल वक्र है। क्या है? सरल वक्र है। ये दोनों क्या है? सरल वक्र है। लेकिन ये सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र वो वक्र होता है जो खुद को काटता नहीं है। अब आगे परिभाषा है, वो है बंद सरल वक्र की। बंद सरल वक्र वो होता है, यानी सरल वक्र नाम है तो काटेगा नहीं। ठीक है, बंद का मतलब जो बंद होगा, यानी इस तरह से बना दिया मैंने, ये खुला है, बंद नहीं है पूरी तरह से। ऐसा वक्र जो बंद हो। जैसे कि ये वक्र है, ये सरल वक्र है लेकिन क्या है? बंद है। जैसे मैंने ऐसा बना दिया, ये सरल वक्र है और बंद वक्र है। ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया, मान लो ये सरल वक्र है लेकिन बंद नहीं है। ठीक है, तो सरल बंद वक्र क्या होता है? ऐसा सरल वक्र जो पूरी तरह से बंद हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन सरल बंद वक्र। तो अपने को समझ में आ गया समतल क्या होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, कॉपी का जो पेज है, वो वक्र किसी भी प्रकार की जो आकृति बनती है या कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो वक्र है। उसके बाद में अपने को समझ में आया कि समतलीय वक्र क्या है। जो समतल पर अपन वक्र बनाते हैं उसको समतलीय वक्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समतलीय वक्र कहते हैं। उसके बाद सरल वक्र, सरल वक्र वो होता है जो खुद को काटता नहीं है, वो सरल वक्र होता है। उसके बाद में बंद सरल वक्र, यानी ऐसा सरल वक्र जो बंद हो। ठीक है, खुला नहीं हो, उसको बंद सरल वक्र। तो अपने को वक्र और समतलीय वक्र के बारे में जानकारी मिल गई है। अब आके देखते हैं बहुभुज क्या होती है। बहुभुज क्या होता है?
बहुभुज। बहुभुज देखिए केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखिए सरल बंद वक्र यानी कि बंद होगा वो वक्र, ठीक है, सरल होगा यानी वो काटेगा नहीं। मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये क्या, ये बहुभुज है क्या? नहीं है, क्योंकि ये सरल नहीं है, ये सरल वक्र नहीं है। तो पहली कंडीशन तो सरल होना चाहिए, तो ये सरल नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है। जो उदाहरण दिए हुए देखिए, ये सरल है क्योंकि ये काटता नहीं है किसी जगह पर, ठीक है, खुद को नहीं काटता। इसी तरह से ये भी खुद को नहीं काटता, ठीक है। तो ये सभी सरल वक्र है। दूसरी इनमें क्या है, बंद वक्र होना चाहिए। ये देखिए ये भी बंद वक्र है पूरा, और ये भी बंद है, और ये भी बंद है, और ये भी क्या है, बंद वक्र है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये दिया हुआ है कि ये रेखाखंडों से ही बना होना चाहिए, यानी कि ऐसा वक्र जो बंद और सरल है और रेखाखंडों से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वक्र जैसे बताता हूं कि ये वक्र है, ये सरल बंद वक्र है, देखिए सरल बंद वक्र है, लेकिन ये रेखाखंडों से नहीं बना, इसमें गोलाई आई हुई है। यानी कि जो ऐसा रेखाखंड, ऐसा जो वक्र है जो रेखाखंडों से बना है, यानी जिसमें गोलाई नहीं है, देखिए इनमें से किसी में गोलाई नहीं आई हुई है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा बनाकर ऐसा कर दूं, तो ये बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर गोलाई आ गई इसकी। ये सरल बंद वक्र तो है लेकिन गोलाई आ गई, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। यानी कि गोलाई नहीं आनी चाहिए, केवल रेखाखंडों का उपयोग करके बना हुआ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो बहुभुज की परिभाषा क्या हुई, केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, ठीक है। ये बहुभुज के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए बहुभुज के वर्गीकरण, यानी कि अलग अलग बहुभुज किस प्रकार से होंगे। बहुभुज भुजाओं के आधार पर अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे किसी की तीन भुजा है तो उसको त्रिभुज नाम दे देंगे, ठीक है। ये बहुभुज क्या, इस बहुभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है। उसी प्रकार अगर किसी बहुभुज की भुजाएं 4 है, ठीक है, भुजाएं या शीर्ष, देखिए जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे, क्योंकि जैसे मान लो त्रिभुज बनाया तो इसका शीर्ष कौन सा होता है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, इनको शीर्ष बोलते हैं। और ये भुजाएं, ये 3 भुजाएं तो 3 ही शीर्ष है, ठीक है। इसलिए यहां दिया भुजाओं या शीर्षों की संख्या, ठीक है। जिसकी भुजाएं 4 है वो चतुर्भुज हो जाएगा, 5 वाला पंचभुज हो जाएगा, 6 वाला षटभुज हो जाएगा, 7 वाला सप्तभुज हो जाएगा, ठीक है, 8 वाला अष्टभुज और 9 वाला नवभुज, और 10 जो भुजाएं होंगी उसको बोलेंगे 10 भुज। इसी तरह से किसी की n भुजा होगी तो उसको n भुज बोल देंगे, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है, ये सप्तभुज है, ये अष्टभुज है, ये नवभुज है और ये 10 भुज है। इस तरह से भुजाओं या शीर्षों की संख्या के आधार पर इनको इस तरह से वर्गीकृत किया गया है, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, ठीक है, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, इस तरह से आगे n तक है तो n भुज तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है कि देखिए विकर्ण, किसी बहुभुज के विकर्ण किसको कहते हैं, किन्हीं 2 शीर्षों यानी आसन शीर्ष को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड क्या होता है, विकर्ण होता है। देखिए इसको समझते हैं। आसन शीर्ष का मतलब देखिए इसके शीर्ष हैं A, B, C और D। आसन शीर्ष का मतलब A के पास वाला शीर्ष है ना, जो B और D, इनको छोड़कर A को किसी अन्य शीर्ष से, जैसे ये C है, इसको, इन दोनों शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होगा ना, इसका नाम होगा विकर्ण। यानी कि ये इस बहुभुज का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब सवाल ये कि सर आसन शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण क्यों नहीं प्राप्त होता। देखिए इन दोनों आसनों को मिला देंगे तो ये तो भुजा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो भुजा होती है, यानी कि आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको बोलते हैं विकर्ण। देखिए जैसे ये है, इसके A, B, C, D, E, F ये शीर्ष है, ठीक है। तो इस A को B और F से मिलाने पर तो भुजा प्राप्त होगी, बाकी A को C से मिलाएंगे तो विकर्ण, A को D से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, और A से E को मिलाएंगे तो विकर्ण। यानी कि ये रेखाखंड AC, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों क्या है, विकर्ण है। इसी तरह से B
बी से विकर्ण प्राप्त करने तो बी को डी से मिलाएंगे तो विकर्ण आ जाएगा, ये रेखाखंड, और ये रेखाखंड भी क्या है, विकर्ण है। इसी तरह से ये रेखाखंड क्या है, विकर्ण है, ठीक है ना। इसी तरह से सी को ए से मिलाया, ये विकर्ण है, सी को ई से मिलाया, ये विकर्ण प्राप्त होगा, और सी को एफ से मिलाएंगे तो ये रेखाखंड भी क्या होगा, विकर्ण होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। विकर्ण क्या होता है, यानी कि जो आसन शीर्ष यानी पास पास वाले शीर्ष हैं उनको छोड़कर अन्य किसी दो शीर्षों को मिलाते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अपने को ये चीजें समझ में आ गई। आगे चीज है उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होती है। ये समझने से पहले अपन एक चीज और समझ लेते हैं कि किसी भी प्रकार का वक्र है, जैसे मैंने किसी भी प्रकार का बंद वक्र, जैसे माने ये मैंने एक बंद वक्र खींच दिया किसी भी प्रकार का, है ना, तो इसके अंदर का भाग होता है एक, और एक होता है इसके बाहर का भाग, बाहर का भाग, ठीक है। इसके अंदर के भाग को कहते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। और इसके जो बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अपने को नॉलेज ले लेना है। अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसका अगर विकर्ण खींचे तो वो उस बहुभुज के बहिर्भाग में ना जाए, यानी सारा क्या हो, अभ्यंतर में हो, यानी कि उसके अंदर ही हो, बाहर ना जाए, वो होता है उत्तल बहुभुज। एक बार फिर देखिए क्या होता है उत्तल बहुभुज। अगर किसी बहुभुज का विकर्ण खींचे तो वो उस बहुभुज के अंदर ही रहे, यानी उसके अभ्यंतर भाग में, यानी कि इस भाग में ही रहे, तो ऐसे बहुभुज को अपन बोलते हैं उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज किसको बोलते हैं, ऐसा बहुभुज जिसका अगर विकर्ण डालें यानी कम से कम एक विकर्ण है वो बहिर्भाग में आ जाए, यानी उस बहुभुज के बाहर आ जाए, ऐसे बहुभुज को बोलते हैं अवतल। उदाहरण देखिए, जैसे ये है ए बी सी डी, एक बहुभुज है, एक बहुभुज है, इसका अगर एक विकर्ण डाला ए सी तो ये भी अंदर है इसके, यानी कि अभ्यंतर में। बी डी डाला, ये भी क्या है, अभ्यंतर में। इसी तरह से ये देखिए इसका एक विकर्ण पी आर, ये भी क्या अभ्यंतर भाग में है, और क्यू एस ये भी एक अभ्यंतर भाग में। अब ये देखिए इसमें अगर अपन ये यहां से अगर विकर्ण डालें तो यहां से बी तो विकर्ण होगा नहीं, तो ए को सी से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा, और ये विकर्ण देखिए इस बहुभुज से बाहर जा रहा है, यानी कि ये बहिर्भाग में है, ठीक है। यानी इसका एक जो विकर्ण है वो क्या है, बहुभुज से बाहर है, यानी बहिर्भाग में है। और कम से कम, ज्यादा कितने हो लेकिन कम से कम अगर एक भी विकर्ण है वो बहिर्भाग में होगा तो वो अवतल होगी। तो ये दोनों उत्तल है और ये क्या होगी, अवतल बहुभुज होगी। क्यों, क्योंकि इसका एक जो विकर्ण है वो इससे बाहर है, यानी इसके बहिर्भाग में है, इसीलिए ये क्या है, अवतल बहुभुज है। समझ में आ गया। उत्तल बहुभुज क्या होती है, जिसका विकर्ण, एक भी विकर्ण क्या है वो बहुभुज से बाहर ना हो, है ना। और जो अवतल है वो क्या है, उसका कम से कम एक विकर्ण है वो क्या हो जाता है, बहुभुज से बाहर हो जाता है, बहिर्भाग में हो जाता है, तो उसको बोल देंगे अवतल बहुभुज। हमें उत्तल और अवतल समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज क्या होती है। देखिए सम बहुभुज क्या होती है, समभुज तथा समकोणिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समभुज, समभुज और समकोणिक होता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसी बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और साथ में सारे कोण बराबर हो, ठीक है। दोनों कंडीशन जरूरी है ना, ये दोनों जरूरी है, यानी समकोणिक भी होना जरूरी है और समभुज होना, यानी समभुज यानी कि सभी भुजाएं भी समान होना जरूरी है और सभी कोण भी समान होने जरूरी है। जैसे कि ये वर्ग है, एक वर्ग है तो इसके सारे कोण बराबर होते हैं 90-90 डिग्री के, ठीक है। और इसकी जो भुजाएं हैं वो भी सारी क्या है, सारी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये क्या है, एक सम बहुभुज है, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए
इसमें देखिए इसमें ये सभी कोण बराबर हैं इसके, ये षटभुज है, इसमें सभी कोण बराबर है और इसकी सभी भुजाएं भी बराबर है। तो ये क्या है, एक समबाहुभुज है। ठीक है, ये समबाहुभुज है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण भी क्या है, बराबर है। इसी तरह ये पंचभुज भी क्या है, ये पंचभुज भी क्या है, समबाहुभुज है क्योंकि इसके सभी कोण क्या है, बराबर है और सभी भुजाएं भी बराबर है। यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है कि भुजाएं भी समान हो और कोण भी समान हो। इधर देखते हैं, इसमें क्या है कि ये भुजा लंबी आ गई, ये भुजा अलग आ गई, है ना, और ये भुजा अलग है, इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कोण सभी बराबर है। ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, आयत में कोण बराबर आ गए, चलो समकोणिक तो हो गया, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, ये छोटी है और ये बड़ी होगी। तो ये आयत क्या है, एक आपको अगर प्रश्न में पूछ ले आयत सम बहुभुज है या विषम बहुभुज, तो ये एक क्या है, विषम बहुभुज है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, इसकी ये भुजाएं तो छोटी है और ये भुजाएं दोनों बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक विषम बहुभुज है क्योंकि इसकी भुजाएं समान नहीं है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, विषम बहुभुज के। किसके हैं, विषम बहुभुज के। और इन सभी में ये सभी क्या है, समबाहुभुज है। ये सभी क्या है, समबाहुभुज है क्योंकि इनकी भुजाएं और कोण दोनों बराबर है। ध्यान रखना कि केवल कोण और केवल भुजाएं होने से नहीं होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। कोण भी बराबर हो सारे और भुजाएं भी बराबर हो तो उसको बोलेंगे हम समबाहुभुज। अब देखते हैं कोण योग गुणधर्म, यानी कि उसके जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, उसका सूत्र देखिए। कोई भी बहुभुज जिसकी भुजाएं n हो, मान लो ये षटभुज है, इसकी भुजा 6 है मान लो। ठीक है, इसी तरह से और है, इसकी भुजा 3 है ना। इस तरह से कोई भी n भुजा वाला कोई भी बहुभुज है तो उसके जो अंदर वाले अंतः कोण का मतलब होता है अंदर के कोण, ये कोण बनते हैं, ये अंतः कोण कहलाते हैं। ये कोण क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, और बाहें कोण, जैसे मान लो इसको आगे बढ़ा दिया तो ये यहां पर कोण बना, ये बाहें कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, बाहें कोण है। ठीक है, और ये वाला क्या है, अंतः कोण है। तो अगर सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। जैसे कि इसकी भुजाएं 6 है, इसकी भुजाएं 6 है तो n बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब इसको सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है अपने को, तो क्या करेंगे कि n-2 गुणा 180 ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो n की जगह क्या रख देंगे, 6 2 गुणा 180। तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 180 आ गया। ठीक है, 720 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसकी n बराबर 3 आ जाएगा, तो यहां पर लिख दिएगा 3 - 2 गुणा 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 गुणा 180, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह से षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एक बहुभुज के बाहें कोणों का योग क्या होगा। अंतः कोणों का योग तो अपन ने देख लिया, एक बहुभुज के बाहें कोणों का योग क्या होगा। देखिए बाहें कोणों का मतलब मैंने बताया था वैसे। देखिए मान लो ये एक बहुभुज है, ठीक है। अब इसके बाहें कोणों का मतलब इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये जो कोण बने हैं ये बाहें कोण है। ठीक है, इसकी चाहे कितनी भुजाएं हो, इन सभी के बाहें कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। भुजाएं चाहे कितनी हो, चाहे ये हो चाहे ऐसी हो, चाहे इस प्रकार से हो, इसके भी बाएं कोण होंगे, उन सभी का योग क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। ठीक है,
तो कोई भी बहुभुज कितनी भी भुजाएं वाली हो, उसके जो बाहें कोण है यानी बाहर वाले कोण है, उनका योग हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ये में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपकी नोटबुक से लिए हुए हैं, आपकी बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना, ये चित्र दिया हुआ है, हमें कोण दिए हुए हैं कुछ, और इस x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इस x का हमें मान ज्ञात करना है, और ये सभी क्या है, बाहें कोण है। देखिए सभी बाहें कोणों का योग कितना होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, कोई सी भी कितनी भी भुजाओं की हो भले, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक 50 डिग्री दिया हुआ है, एक 110 डिग्री दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है। इन सभी का योग क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अपनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, 110 और 50, 160 और 90 कितने हो गए, 250 हो गए। 250 प्लस x बराबर आ गया 360, तो x बराबर क्या आया, 360 माइनस 250, तो x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये हमें उत्तर आ गया, यानी कि इस x का मान यहाँ पर कितना है, 110 डिग्री। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है तो हमें सूत्र पता चल गया, n-2 गुणा 180 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न लेते हैं अपने अंतः कोणों से। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है इसमें, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। समबाहुभुज है, समबाहुभुज का मतलब क्या हुआ कि जो भुजाएं हैं सभी बराबर है, और जो कोण है सभी वो भी बराबर है, ठीक है। यानी बराबर कोण है तो एक कोण का मान 45 डिग्री है, तो सभी 45 डिग्री के ही है। बाह्य कोण है सभी, तो सभी बाह्य कोण क्या है, 45 डिग्री है। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुभुज में कोणों और भुजाओं की संख्या हमेशा बराबर होती है। जैसे त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं और 3 ही कोण है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, तो जब हमें कोणों की संख्या पता चल जाएगी तो भुजाओं की संख्या भी पता चल जाएगी, और हमें ज्ञात क्या करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लो समबाहुभुज में कितने कोण हैं, n कोण है। तो साफ बात है, तो भुजाएं भी कितनी होगी, n होगी, भुजाएं भी क्या होगी, n होगी, ठीक है। अब देखिए सभी कोणों का योग कितना होना है, वो होना है 360 डिग्री। एक कोण है 45 डिग्री का, तो n कोण होंगे n गुणा 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान है 360 डिग्री, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 45, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 कोण है तो 8 भी भुजाएं, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। भुजाओं की संख्या बराबर 8, तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, एक 9 भुजाएं दे रखी है, एक में एक 15 भुजाएं देखिए। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात करना है कि वो कितना है, हमें भुजाएं दी हुई है कि इतनी इतनी है, तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण है। पहला देखते हैं, देखिए 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं है ना, तो 9 ही कोण है ना,
9 ही कोण है। और सम है, सम बहुभुज है, इसका मतलब सभी बराबर है ना। तो मान लो एक हर एक का मान कितना है, मान हमने मान लिया x मान लिया, x डिग्री उसका प्रत्येक कोण का मान है। तो सभी का जो योग है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 9 गुणा x बराबर क्या आ गया, 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। और एक कोण का मान है x, 9 कोण है, तो 9 गुणा x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 360 बट्टा 9, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो समबहुभुज हमें दी हुई है 9 भुजाओं वाली, उसका प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण 40 डिग्री का है। प्रत्येक कोण क्या है, 40 डिग्री का है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 15 भुजाएं, अब की बार इसमें 9 भुजाएं थी, 15 भुजाएं थी, 15 कोण होंगे, है ना, 15 कोण होंगे। और मान लेते हैं प्रत्येक कोण का मान, अपन मान लेते हैं प्रत्येक कोण का मान x डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए 15 कोण है, तो 15 गुणा x बराबर होना चाहिए 360 के, ठीक है। तो x बराबर आ गया 360 बटे 15, तो x का मान हो गया 24 डिग्री, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 24 डिग्री आ गया। यानी कि उस प्रत्येक कोण है उस समबहुभुज का वो 24 डिग्री का है, 24 डिग्री का है। तो साथियों, ये हमारे अध्याय तीसरे का ये पहला भाग था, जिसके अंतर्गत हम पढ़े थे कि वक्र क्या होता है, समतलीय वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, उसके बाद में बहुभुज क्या होती है, समबहुभुज क्या होती है, विषम बहुभुज क्या होती है, उत्तल बहुभुज क्या होती है, अवतल बहुभुज क्या होती है। और इसके बाद में हमने अंतः कोणों का योग पढ़ा, और उसके बाद में बाह्य कोणों का योग, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे की जो चीजें हैं, चतुर्भुजों के प्रकार और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।